I welcome you all with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is regarding that name the important beverage crops and specify the geographical conditions required for its growth. First of all, I will define the term beverage. बेवरेज क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. वन इज कॉफी, अनदर इज टी. सो यहां पर नेम द इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप जो इंडिया में ग्रो किया जाता है. ज्यादा तादाद में कौन सा बेवरेज क्रॉप ग्रो किया जाता है? इट इज टी. टी जो है, टी का कंसेप्ट ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में लाया है और जो टी है इट्स अ बेवरेज क्रॉप. इसके लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडिया है 2015 में टी में इंडिया की प्रोडक्शन जो है वो दूसरा मुकाम हिंदुस्तान का है. पहला मुकाम जो दुनिया में टी का है वो है चाइना. इन 2015 में इंडिया जो है वो लीड करता है दुनिया में दूसरे नंबर पर. और इसके लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होनी चाहिए, हाउ मच टेम्परेचर होना चाहिए, हाउ मच रेनफॉल होना चाहिए, किस किस्म की सॉइल होनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा. जो नेम द इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया इज अ टी. और टी के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग वहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए. सो टेम्परेचर का जो रेंज है इट इज 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड. और इसके लिए जो रेनफॉल होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर एंड रेनफॉल शुड बी 150 टू 200 सेंटीमीटर्स. इसके लिए रेनफॉल होना चाहिए एंड इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर. और इसके लिए जो सॉइल होनी चाहिए इट शुड बी वेल ड्रेन्ड सॉइल. वो क्या होता है वेल ड्रेन्ड सॉइल? कि पानी जमा नहीं होना चाहिए ऑन इट्स रूट्स. अगर पानी स्टैग्नेंट रहेगा इसके रूट्स के नीचे तो वहां पर जो प्लांट की ग्रोथ है वो नहीं हो सकती है. दैट इज व्हाई देयर शुड बी वेल ड्रेन्ड सॉइल. What type of soil? Such as forest soil. उसी किस्म की सॉइल होनी चाहिए जो फॉरेस्ट्स में होती है. फॉरेस्ट्स में वो सॉइल जो होती है इसमें वेल ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, अच्छा होता है, फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से वहां पर हम उस सॉइल में हम टी की कल्टीवेशन कर सकते हैं. तो हम कहेंगे कि इसके लिए हिली जेंटल स्लोप होना चाहिए जहां पर पानी स्टैग्नेंट नहीं रहेगा बल्कि नीचे आएगा. और इस प्लांट के रूट के नीचे वो पानी जब स्टैग्नेंट नहीं रहता है इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है. तो हम कह सकते हैं जो टी है it is the beverage crop, most important beverage crop of India. इंडिया में ज्यादा ग्रो किया जाता है as compared to coffee. और यहाँ पर ये geographical conditions और इस किस्म की soil होनी चाहिए जिसमें इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है. दूसरा क्वेश्चन है name the staple crop of India and the regions where they are produced. इंडिया में कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ग्रो किया जाता है और ये हिंदुस्तान में किस किस रियासत में ज्यादा ग्रो किया जाता है? सबसे ज्यादा एरिया में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एरिया पर जो इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है वो राइस है. हाउ मच एरिया पर यह राइस ग्रो किया जाता है? ये ग्रो किया जाता है 40 मिलियन हेक्टेयर्स पर. हिंदुस्तान में ये राइस ग्रो किया जाता है और सबसे ज्यादा राइस जो ग्रो किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो दुनिया में राइस की है वो चाइना में है और
सेकंड नंबर जो है वो हिंदुस्तान का है, इंडिया का है। सबसे ज्यादा किस रियासत में ये राइस ग्रो किया जाता है? इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, इट इज ग्रोन इन यूपी, इट इज ग्रोन इन बिहार, इट इज ग्रोन इन पंजाब, इट इज ग्रोन इन हरियाणा। सो हम कह सकते हैं कि WUBJNH फॉर्मूला। यूपो West, W means West Bengal, U means UP, B means Bihar, P means Punjab, and H means Haryana, means इन रियासतों में सबसे ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल में साल में 3 बार राइस ग्रो किया जाता है। तो इट वाज रिगार्डिंग द स्टेपल क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है enlist the institutional reforms। दूसरा क्वेश्चन है वो है various institutional reforms, programs introduced by the government for the farmers। जिससे हिंदुस्तान में प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई। जो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, इट वाज रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज टेकन एज कलेक्टिवाइजेशन। What is collectivization? Collectivization means कि जो जमीन होती थी गवर्नमेंट की, वहां पर फार्मर्स को बोला जाता था कि इस जमीन को आप कल्टीवेट करो, इस जमीन पर आप प्रोडक्शन निकालो। और जो जमींदार होते थे, फार्मर्स होते थे, वो इस जमीन पर प्रोडक्शन निकालते थे। और जब प्रोडक्शन जब उस फसल को हार्वेस्ट किया जाता था, वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अमंग द फार्मर्स, जिसकी वजह से फार्मर्स में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया। इनको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था गवर्नमेंट की ओर। जो वहां पर प्रोडक्शन निकलती थी वहां ज्यादातर हिस्सा फार्मर्स को दिया जाता था। ये प्रैक्टिस पहले जमाने में सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद जब आजादी हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स की चुंगल से आजाद हो गया, ये लॉ एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में भी, मीन्स कलेक्टिवाइजेशन। और दूसरा स्टेप जो था, इट वाज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, वो क्या हो गया? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स मीन्स दैट जो जमींदारों को, जो फार्मर्स को जमीन दिया था, वो डिफरेंट जगहों पर दिया गया था, डिफरेंट लोकेशंस पर दिया गया था। फिर जब ये आ गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, इसका मतलब ये है जमींदारों को जमीन का प्लॉट जो है वो एक ही जगह, वन प्लेस, एक ही जगह दिया गया। अगर उनको डिफरेंट प्लेसेस पर
जमीन होता था उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती थी जमींदारी की, उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होती थी फार्मिंग की, इनको टाइम ज्यादा लगता था डिफरेंट जो प्लॉट्स थे वहां पर पहुंचने के लिए उनको टाइम ज्यादा जाया हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये किया कि इन जमींदारों को जो जमीन के प्लॉट्स हैं उनको एक ही जगह दिया गया, जिसकी वजह से ये एक वेल स्टेप था और जो प्रोडक्शन थी वो ज्यादा निकल गई, प्रोडक्शन हाई हो गई, ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गई, टाइम बच गया वहां जाने के लिए। जब एक ही जगह जमीन होता था जमींदार का, वो सुबह शाम इसी प्लाट के साथ लग जाता था, उसको दूसरे जगह पर नहीं जाना पड़ता था, इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गई और प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। उसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये भी एक स्टेप था। नंबर 3 सिस्टम जो था वो था एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। वो क्या हो गया, मीन जो जमींदारी सिस्टम था, जो जागीरदाराना निजाम था, इस जागीरदाराना निजाम को खत्म किया गया। यहां पर जो जमींदार के पास बड़ी लैंड होल्डिंग होती थी, वो छोटे छोटे फार्मर्स को लाते थे, उनको बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन दी जाती थी, उनको बहुत ज्यादा कम फसल दी जाती थी साल के बाद, जिसकी वजह से उन जमींदारों को जुल्म होता था। लेकिन जो ये एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खत्म किया। जो जमीन जिस जमींदार के पास होता था काम करने के लिए, वो जमीन उसी जमींदार को, छोटे जमींदार को दिया गया। जो जमीन किसी जमींदार के कब्जे में होता था, वो जमीन उसी को दिया गया, जिसकी वजह से ये जागीरदार निजाम जो था ये खत्म हो गया और हर एक जमींदार को जमीन मिल गया प्रोडक्शन के लिए। वो जमीन उसको दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसकी वजह से ये जमींदारी सिस्टम जो है वो एबॉलिश किया गया। इसके बाद और क्या रिफॉर्म किया गया और क्या प्रोग्राम्स किए गए। जो फर्स्ट 5 इयर्स प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जब इंडिया आजाद हो गया उसके बाद जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज्यादातर इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर को दी गई, ज्यादा से ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर पर खर्च किया गया, जिसकी वजह से ये एक बूस्ट मिल गया एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ गई। और क्या किया गया, और क्या ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, और ये किया गया कि क्रेडिट दिया गया फार्मर्स को, क्रेडिट टू द फार्मर्स को क्रेडिट दिया गया, उनको लोन्स दिए गए लो इंटरेस्ट पर, ताकि वो एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, नई सीड्स लाएं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इनको क्रेडिट दिया गया, उनको पैसा नहीं होता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको क्रेडिट दिया गया। जो ग्रामीण बैंक्स है, जो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स है, वो इंट्रोड्यूस किए गए और जमींदारों को लो इंटरेस्ट पर लोन्स दिए गए, जिसकी वजह से इससे एग्रीकल्चर को बूस्ट मिल गया और ज्यादा से ज्यादा जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा आ गई हिंदुस्तान में। और बहुत हद तक जो स्टार्वेशन थी, बहुत हद तक जो क्राइसिस थी फूड की, वो खत्म हो गई। ये गवर्नमेंट ने ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स बनाए फार्मर्स के लिए, उनके लिए इन फार्मर्स को लिया जाता है, टूर पर लिया जाता है। ये भी एक रिफॉर्म है, इनको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में लिया जाता है, इनको वहां ट्रेन किया जाता है, टूर करवाते हैं इन फार्मर्स को, ताकि वो देखे कि बाहर जहां प्रोडक्शन ज्यादा निकलती है वहां जमींदार किस
तरीके से इन प्लांट्स को लगाते हैं, प्रोडक्शन क्यों वहां ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जब वो घर आ जाते हैं वही प्रैक्टिसेस करते हैं और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिल जाती है. These were some various institutional reforms, various programs which were introduced by the government for the farmers in order to produce the production and in order to reduce the starvation. Thank you very much.